चलो भाई, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे कल। लोकसभा का शायद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये वाला टॉपिक पूरा कर लिया था, है ना? एक बार देखो जरा, पेज नंबर कितने पर थे? 81 कंप्लीट हो गया था ना। 82 आज शुरू करना था। 81 का ही लास्ट पॉइंट पढ़ा था शायद, धन विधेयक वाला। 82 आज पढ़ना स्टार्ट करना था। चलो पहले बोर्ड पे थोड़ा सा समझ लो टॉपिक को, ताकि फिर किताब आसान दिखे। आज जो टॉपिक होगा शुरू, इसकी हेडिंग रहेगी लोकसभा की शक्तियाँ। ऊपर वाले पॉइंट के बाद, ऊपर वाला कल समझा दिया था। लोकसभा की शक्तियाँ पढ़ेंगे। और सबसे बड़ा काम लोकसभा का, राज्यसभा का, संसद का है किसका निर्माण करना? कानून का निर्माण करना। टाइम टू टाइम हमें नए नए लॉज बनाने पड़ते हैं, क्योंकि ज़माना बदलता है, ज़रूरतें बदलती हैं, कानून भी बदलने पड़ते हैं। ये कानून नए बनाने की शक्ति किसको दी है आपके संविधान ने? संसद को। तो कानून निर्माण करने के लिए कल हम कुछ पढ़ रहे थे, क्या लाए जाते हैं? विधेयक। और जिसके दो टाइप हैं, एक धन और एक साधारण। साधारण आर्टिकल 107 और ये 109 में, जिसमें प्रमाण पत्र, प्रमाण मतलब साइन स्टैंप होता है आर्टिकल 110 के तहत। ये सब काम करते हैं। और ये पूरा देश चल रहा है एक खास चीज़ के ऊपर, जैसे आप कहते हैं पैसा। पैसे के कारण सब कुछ है। ये सब जो ये काम कर रहे हैं ना, बजट और ये सब पैसा है। पूरा देश पैसे के अकॉर्डिंग ही चलता है। गरीब है तो गरीब की तरह रहेंगे देश में लोग, और देश अमीर है तो अमीर की तरह। तो ये सब मान के चलो कि सारा खेल पैसे का है। अब इस पैसे की पावर आपके देश में, या धन की पावर किसके हाथ में पकड़ा रखी है? लोकसभा। तो इससे ये पता चला कि लोकसभा में जो राज करेगा, असलियत में राज वही करेगा। राज्यसभा के राज की कीमत ही नहीं है, क्योंकि राज्यसभा कैसी है? वैसे तो स्थायी है, लेकिन राज्यसभा को पैसे की कोई पावर नहीं है। पैसे का सारा काम देखना, डिसाइड करना, सारे काम किसके हैं? लोकसभा। क्योंकि पैसे का अनुमान ही क्या कहलाता है? बजट। और बजट सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? यहीं से पारित होता है, यहीं सारे काम होते हैं। इनको तो बस कितना दिन के लिए? 14 दिन। भाई तुम्हें ठीक लगता हो, कोई सजेशन देना हो तो दे दो, अदरवाइज हमें तुम्हारे सजेशन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी पावर तो हमें दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ने। इसीलिए आपके देश में सरकार का मेन मतलब होता है लोकसभा में किसकी पावर चलती है। जैसे आज अगर देखें तो लोकसभा में किसका डंका है? मोदी जी का। 303 सीट 543 में से अकेली बीजेपी की थी। राज्यसभा में चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, फर्क नहीं पड़ता। वो अलग बात है कि आज राज्यसभा में भी डंका किसका बज रहा है? बीजेपी का। लोकसभा से देश चलता है, और लोकसभा में जिसकी विजय होगी, जिसका बहुमत होगा, बहुमत को ही हम कहते हैं इसके पास विश्वास मत है। कितने पर है ये? 272 प्लस पर। अगर किसी को शक हो, विपक्ष को इतनी नहीं है, तो वो क्या ले आता है? अविश्वास। और अविश्वास प्रस्ताव अगर आ गया, कितने लोगों के साइन हो गए? और इस पे 10 दिन में कार्यवाही बुला ली अगर अध्यक्ष ने, तो आप ये मान के चलो, अगर उन्होंने किसी को खरीद लिया या किसी ने इस पार्टी का साथ छोड़ दिया, तो फिर ये पार्टी गिरेगी। जिसमें हमने कल 3 पीएम के नाम पढ़े थे। पहला था वीपी सिंह, दूसरा था देवेगौड़ा, तीसरे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। लेकिन वाजपेयी जी के लिए तो फायदेमंद रहा, हटने के बाद दोबारा आए थे और बढ़िया तरीके से टाइम काटा। चलो हम बजट पे वापस आते हैं। बजट की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे समितियां जुड़ेंगी जो आज के टॉपिक में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। आपका बजट जो होता है, ये पिछले साल का होता है या आने वाले साल का? हाँ, आने वाले साल का। ये कब पेश किया जाता है? फरवरी में। और इस साल हम पैसा कैसे खर्च करेंगे? पूरे साल। इसको हम कहते हैं ये बजट है। यानी ये एक तरह का आकलन है, एक आइडिया है। जैसे तुम नहीं हो भाई, महीने के शुरू में मान लो तुम्हें 1000 रुपये मिलते हैं, तो तुम पूरा महीना सोचते हो 1000 रुपये मुझे खर्च कैसे करने हैं। 500 मिलते हैं, 500 कैसे खर्च करने हैं। 5000 तो तुम में से किसी को मिलते नहीं होंगे, है ना? तुम्हारे टाइम पे कहाँ 5000 देखने को मिलते हैं। तो ये मान के चलो कि महीने के शुरू में अगर आधों को मिलते भी ना, हो सकता है एक भी ना मिलता हो, मांग के लेने पड़ते हो। आम घरों में कहाँ ट्रेंड है ये जेब खर्ची का ट्रेंड हमारे घरों में नहीं होता। हमारे घर में तो मांग के कुछ मिल जाए तो बड़ा मानना चाहिए, वो भी माँ दे देती हैं,
पिताजी तो उसके भी खिलाफ ही रहते हैं। तो आप ये देखो कि साल के शुरू में प्लानिंग करते हो आप कि इस साल पैसा कैसे खर्च करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये कि पैसा हमारे पास है कितना। जितना पैसा है वैसे ही प्लान करोगे ना। अब पैसे मान लो है 1000 रुपये और प्लान तुम कर रहे हो इस बार मैं मूवी देखाऊंगा, जूते खरीद लूंगा, कपड़े खरीद लूंगा, तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? 1000 में 3 काम तो नहीं हो सकते। आपके पास जितना पैसा है उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करेंगे, है ना। इसी को हम कहते हैं बजट। और साल भर में आपकी सरकार भी ऐसा ही करती है, शुरू में रोने लगती है और कहती है जी हमारे पास कम पैसे हैं, कम पैसे हैं, कम पैसे हैं। ये सारे पैसे का कामकाज पहले से प्लान करते हैं बजट में। इस बजट में प्लानिंग ठीक हुई कि नहीं हुई, किसका प्लान किया गया है? ये पैसा। और सबसे बड़ी चीज मैंने क्या बताया, देश में है ही पैसा। तो इसीलिए इसके ऊपर 3 तरीके के लोग नजर गड़ाए बैठे रहते हैं बजट के ऊपर, बजट कह लो या पैसे के ऊपर। सबसे पहली समिति है एक जिसका नाम है प्राक्कलन समिति, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी। दूसरी कमेटी का नाम है PAC, इसे इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इसी को हिंदी में कहते हैं लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। और तीसरी बड़ी है COPU, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, PUC, पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये PU मतलब पब्लिक, जो सरकारी बड़े बड़े संस्थान हैं जैसे LIC है या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है या भारत पेट्रोलियम है या कोल का या गेल का या भेल है या सेल है, जितनी कंपनी, ये सब पब्लिक अंडरटेकिंग। रेलवे भी इसी का पार्ट थी लेकिन हम धीरे धीरे बेचते जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें पैसे का सारा तालमेल बैठा के चलती हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही पैसा है। समितियों पे आने से पहले एक बात और बता दूं, आपके संविधान में कुछ समितियों को कहते हैं कि भाई ये स्थायी समिति हैं। 2 तरह की होती हैं समिति, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी समिति वो हैं जो मंत्री आए जाएं जिए मरें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सदा रही हैं और सदा रहेंगी, हमेशा रहेंगी। स्थायी समिति, लोग बदलेंगे, 1 साल के लिए बनती है और इसको बनाने वाला अध्यक्ष है, कभी लोकसभा अध्यक्ष कभी राज्यसभा। लोकसभा अध्यक्ष 16 समितियों के हेड बनाता है और 8 के बनाता है राज्यसभा। ठीक है। कभी कभी जरूरत पड़ती है अस्थायी की, हमेशा नहीं बनती, ये हर साल बनती हैं, ये कंपलसरी हैं। आदमी जिएंगे मरेंगे, बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, गठबंधन आएगा, समितियां सदा रहेंगी। अस्थायी सिर्फ तब बनाएंगे जब क्या होगी, और 2 जरूरतें हैं हमें बनाने की। कई बार ये मंत्री गड़बड़ कर देते हैं तो इनकी जांच कहते हैं अपने अंदर मंत्रिमंडल में गड़बड़ हुई है, हम संसद में जांच करवाएंगे। लोगों से जांच नहीं है, जज से जांच नहीं करवाएंगे। तो अपने किसी मंत्री या अपनी सरकार में या कुछ भी इस तरह की अगर जांच करनी पड़े तो एक समिति बना देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जांच समिति। ये जैसे मान लो हम हैं लोकसभा, हम ही लोगों ने, हमें लगता है अपनी बात बाहर क्यों पहुंचानी या क्यों हम इसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हम में से 5-10 बुजुर्ग से आदमी जो होंगे ना उनको जांच समिति का मेंबर बना देंगे। भाई हमने एक कमेटी बना ली, इसका नाम दिया जाएगा जांच समिति। कमेटी ने अपना काम पूरा किया, खत्म, फिर कोई समिति नहीं है। ये महीने 2 महीने के लिए बनती हैं, जरूरत पड़े 2-4 महीने, लंबी नहीं टिकती। अगर मान लीजिए सरकार को लगे कि हमें सलाह चाहिए किसी बड़े काम में, अड़ोसी पड़ोसी के साथ हमें रिश्ते सुधारने हैं, बिगाड़ने हैं, देन लेन करना है, जैसे बैरूबारी विवाद था या इस तरह के हैं, तो मान लीजिए वो सरकार कोर्ट के पास बाद में जाएगी, पहले वो यहाँ सलाह करेगी। तो इसके लिए एक समिति क्या होती है ये, हाँ, सलाहकार समिति। सलाह हमेशा चाहिए या कभी कभी, जांच हमेशा करनी है कभी कभी, इसीलिए कौन सी समिति है ये ज़रूरत के अनुसार बनेंगी और तुरंत काम करते ही हट जाएंगी। अगर काम 10 दिन में कर दिया 10 दिन में ख़त्म, महीने में किया महीने में ख़त्म। इनका अस्तित्व सदा नहीं रहेगा, सरकार जिसको चाहेगी बनवाएगी, नहीं चाहेगी नहीं बनवाएगी। लेकिन इन समितियों को सरकार के होने और ना होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी की भी सरकार हो, ये समितियां हमेशा बनानी पड़ेंगी, इसलिए इनको नाम क्या दिया गया। और स्थाई में सबसे बड़ी समिति है आपकी जो पैसे का देखरेख करती है, जिसका नाम है प्राक्कलन समिति। मैंने समिति में ती नहीं लिखा, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं
सार्वजनिक उपक्रम समिति, जो मैंने कोपू लिखा है ना, मैं इसको आगे के एक पेज पे अलग अलग बता दूंगी। तो देखो, पैसे वाली सबसे बड़ी समिति का नाम है प्राक्कलन। ये दो शब्दों से से मिलकर बनी है। आकलन। आकलन का मतलब होता है एस्टिमेशन, आइडिया लगाना। हम कोई भी बड़ा काम तब करते हैं जब हमें ये पता हो कि हमें इतने रुपए में ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, आम घर में शादी ब्याह करना है। अब अंबानी ने अपनी बेटी की शादी की तो पता नहीं कितना रुपया खर्च किया, उसका तो एक लहंगा ही करोड़ों रुपए का था। आम आदमी इतना नहीं करता ना। भाई हमारे घर में हमारी बहन की बेटी की शादी है, हमारे पास 8 लाख हैं, तो हम 8 लाख के हिसाब से सब काम करेंगे, चाहे उसमें हम फर्नीचर देखें या हम खाना पीना करें, हम कुछ भी करें। अब अगर यही 18 लाख है तो उस हिसाब से खर्चा किया जाएगा। यानी जितने आपकी हिसाब किताब है उसी तरह के आप खर्चे करते हैं। एस्टीमेट लगाने वाली कमेटी को यही करना होता है। ये देखती है कितना पैसा है और कैसे इस्तेमाल करना है। ऐसा ना हो धड़ल्ले से पैसा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पहले पैसे का अंदाजा तो लगा लो कितने खर्च करने हैं। तो ये सारा काम करती है, किससे जुड़ा? बजट। और जब आप आज़ाद हुए तभी आपको पैसे का अंदाज़ा लगाना था। अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेजों ने लगाया होगा, इसीलिए आपने ये समिति 1950 में बनाई थी। तो आज़ादी के बाद कौन सी कमेटी बनाई थी आपने? ये लोकसभा में बनाई गई थी, क्योंकि आप आज़ाद होने के तुरंत बाद ही सरकार देख रहे थे। आपकी पुरानी सरकार याद करें 1946 से काम कर रही थी। आपकी अपनी सरकार बाद में आज़ादी के बाद 52 में बनी थी, लेकिन उससे पहले 7-8 साल अपने देश संभाल रखा था। और उन्होंने भी कौन सी समिति बना रखी थी? किस सन में इसके ऊपर काम हो गया था? इसको कहा बजट का अनुमान लगाना। और आप जानते हैं बजट कैसा विधेयक है? और धन विधेयक केवल कहाँ आएगा? इसीलिए प्राक्कलन समिति में जितने सदस्य हैं 30 सदस्य। अगर मैं स्थायी समितियों में बात करूं ना, तो सबसे ज्यादा सदस्य इसी के पास हैं, स्थायी में प्राक्कलन के पास। स्थायी समितियां कई सारी हैं, सारी पढ़ेंगे, पर आज फोकस रखेंगे इनके ऊपर। तो सबसे ज्यादा मेंबर किस समिति में हैं? कितने सदस्य हैं? धन विधेयक है तो क्या राज्यसभा की कोई इसमें इंपॉर्टेंस है? नहीं। इसका मतलब 30 सारे सदस्य कहाँ के होंगे? लोकसभा। ये खास समिति इसलिए है क्योंकि इसमें एक भी आदमी को नहीं बुलाया राज्यसभा। सबसे बड़ी समिति है स्थायी समितियों में, जो परमानेंट। अस्थाई में तो आप 50 आदमी बिठा लो, अस्थाई में सबसे बड़ी किसको नाम के आगे टिक करना है हमें? प्राक्कलन। इसका काम है बजट पर अनुमान लगाना। बजट में कितने रुपए किसको दिए, ठीक दिए गलत दिए, ये एस्टीमेट लगाती है। 1950 में बनी, सिर्फ लोकसभा के मेंबर होंगे, 30 सदस्य होंगे। सबसे बड़ी स्थायी समिति है, क्योंकि बाकी में 24-25 इस तरह के बनते हैं, 22। इसमें कितने बनते हैं? 30 सदस्य। पहली इंपॉर्टेंट कमेटी। दूसरी कमेटी का नाम है PAC, हिंदी में लोक लेखा समिति। इसी को इंग्लिश में कह दिया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। यानी पब्लिक का, तुम्हारे मेरे पैसे का अकाउंट मेंटेन करती है। तुम्हारा मेरा ही पैसा है ना। सरकार का पैसा वास्तव में कहाँ से इकट्ठा हुआ है? या तो टैक्स से या फाइन से। जो हम फाइन भरते हैं, कई बार होता नहीं किसी का भी चालान कट गया, ये पनिशमेंट के रूप में फाइन देते हैं सब लोग कभी ना कभी। ये फाइन भी सरकार के खाते में जाता है। तो जितना टैक्स, जितना फाइन दिया, ये सब सरकार के पास गया। सरकार खर्च ठीक कर रही है, गलत कर रही है, पता तो हो हमें। इसके लिए कौन सी कमेटी बनाई गई? अब इस PAC को बाहर जाके क्या पता कौन कहाँ खर्च कर रहा है, कितना रुपया, इसको नहीं पता। इसमें तो आधे अनपढ़ हैं। इसका काम एक आदमी आसान करता है, जो होता है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। IAS लेवल के अधिकारी ही कैग की कुर्सी पर जाकर बैठ सकते हैं। इसमें मंत्री नहीं बना आज तक। 14 नंबर का है, ये कौन है आजकल? GC, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये हैं। कितने साल के लिए आते हैं कैग? 6 साल या 65 साल, जो एक उम्र पहले हो जाए हट जाएगा। अब ये 2020 से बैठा है, तो कब तक रहेगा ये? 26 तक। अगर 65 का इससे पहले हो गया तो हट जाएगा। इसकी एज के ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं पूछेंगे इसकी एज कितनी है, ये कंडीशन है बस कि कैग जो अपनी कुर्सी पर बैठेगा तो या तो 6 साल पूरे कर लेगा, और नहीं तो उसकी उम्र 65 हो गई हो। पढ़ा लिखा आदमी ही कैग की कुर्सी पर बैठ सकता है, क्योंकि इसका काम है सारे बही खाते की जांच करना। ये बही खाते, हाँ जी क्या हुआ? निष्पक्ष होता है। अभी बता रही हूँ ना, सुन तो लो पहले, कैग को पूरा सुन लो फिर समझ में आ जाएगा। कैग कौन आदमी है, किस रैंक का आदमी है? IAS।
इसको काम दिया कि भाई कैग तू देखना, ये एक पोस्ट है आर्टिकल 148 के तहत, कि तुझे देखना है कि सरकार खर्चे ठीक कर रही है या गलत कर रही है। तो कैग एक पोस्ट पर बैठा आदमी है जो सरकार के खर्चे देखता है। अब सरकार खर्च करती है दो तरीके से पैसा। एक सरकार उधर मंत्री महोदय कहीं गए हैं, रैली करवाई है, मंत्री जी उद्घाटन में गए हैं, उसमें जाने का खर्चा हुआ है, मंत्री जी ने कहीं पे पैसे बंटवाने, मतलब भाई किसी शिलान्यास कर दिया, कोई प्रोजेक्ट वहाँ के लोगों के लिए, कुछ इस तरह के नहीं होता भाई, शहीद की पत्नी को इतने रुपए दे दिए इसकी बच्चों की शिक्षा पे, इस तरह के काम। तो ये सारे खर्चे किसी ना किसी अकाउंट से करते होंगे, इन सबको पैसा मिलता है। ये उस पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, कैग रिपोर्ट में लिखता है हर एक मंत्री के बारे में। भाई इसने उस देश में गया तो इतने लाख रुपए खर्च किए, ये हो सकता है इस पैसे को बचा सकता था। यानी ये सरकार के व्यय का, जो पैसा आता और जाता खर्च करते हैं ना, इसका लेखा जोखा रखता है। अब ये सरकार गलत कर रही है, सही कर रही है, ये सब अपनी रिपोर्ट में लिखेगा। कौन लिखेगा ये? एक रिपोर्ट इसने बनाई आदमियों की, भाई जो ये सरकार के मंत्री खर्च कर रहे हैं। फिर सरकार के अंडर सरकारें बदली, लेकिन कुछ संस्थान नहीं बदले। रेलवे नहीं बदला था, रेलवे 1947 से पहले अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा था। रेलवे भी तो खर्चा करता होगा भाई, ट्रैक बिछते हैं, इंजन आते हैं, बिजली है, कोयला है, खर्च करता है ना। जो सरकारी संस्थान पैसा खर्च करते हैं, इनकी भी तो भरपाई कहीं से करते होंगे। कितने खर्च किए एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूट ने, कितने खर्च किए सरकारी बिजली वाले इलाके में। जहाँ पैसा खर्च हुआ, अब चाहे वो LIC के नाम पर हुआ या वो FCI के नाम पर हुआ, पेट्रोलियम की संस्था के नाम पर, सेल के नाम पर, भेल के नाम पर, सरकारी संस्थान बिजली इस्तेमाल करते हैं तो बिजली का बिल भी तो आता है, कोई तो भरेगा उसको सरकार। सरकारी संस्थान, भाई हर सरकारी दफ्तर में स्टेशनरी आती है, पेन, रजिस्टर, पेंसिल, देखिए ना ये सब चीज़ें, इन सबके खर्चे भी तो होते होंगे। कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, कितने टेबल, कितने बेंच, कितनी अलमारी, बहुत बड़ा सिस्टम है, ये करोड़ों रुपयों का खेल होता है। ये सब सही पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इनकी भी जांच करनी पड़ती है। तो ये कैग 2 रिपोर्ट बनाता है, एक मंत्रियों की और जितने लोग हैं जो पावर में बैठे हैं, ये मान लो आदमियों की रिपोर्ट बना दी इसने खर्चे की, और ये इसने बड़ी बड़ी कंपनियों के खर्चे की रिपोर्ट बनाई जो सरकारी कंपनी हैं। तुम्हारे और मेरे पैसे, हमारे बाप दादा के पैसे से बनी हैं, और आज भी हमारे टैक्स का पैसा इनमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो ये 2 रिपोर्ट बना के कैग का पैसा नहीं है ना, कैग कोई ऐसा कि मैं जजमेंट करूंगा, ये रिपोर्ट बना के और ये पहुंचा देता है राष्ट्रपति को। अभी तुम क्या पूछ रहे थे? हाँ, तो देखो ये लिखा है, राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट दे देगा, इसका काम खत्म। कैग का आगे जरूरत पड़ेगी तो बुलाएंगे, वरना नहीं बुलाएंगे। अब ध्यान से समझो, राष्ट्रपति को रिपोर्ट मिल गई, राष्ट्रपति तो अनपढ़ भी हो सकता है, कोई क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं, उसको हो सकता है ये खर्चे समझना आए। ये बनाने वाला आदमी किस रैंक का था? उसको तो अकल है ना सारे खर्चे की। राष्ट्रपति ने सोचा भाई मैं क्या करूंगा, और मैं तो एक वैसे भी इस तरह का आदमी हूं कि सीधी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। राष्ट्रपति इन फाइल्स को रखवाएगा संसद में। कहाँ पहुंचा देगा? संसद में। और संसद में जब इन फाइल्स के ऊपर डिस्कशन होगा ना, तो संसद में आधे अंगूठा छाप अनपढ़ बैठे हैं, जिनकी समझ में कुछ आता नहीं होगा। तो इसलिए संसद ने कहा भाई सब लोग डिस्कस नहीं करेंगे इस कमेटी की रिपोर्ट को, एक कैग की रिपोर्ट को, इनके लिए स्पेशल कमेटी बना दो। और इनकी कमेटी को ही आपने नाम दिया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसमें 22 आदमी होंगे, और इन 22 में से 15 और 7, 2:1 का रेशो होता है, 2 आदमी लोकसभा के और 1 राज्यसभा का। तो 15 और 7 के रेशो में आदमी आएंगे, मतलब 15 और 7 आदमी आएंगे, लोकसभा के 15, 7 राज्यसभा के। एक खास बात, इस रिपोर्ट में किसकी बुराई की उम्मीद है? अगर ये सच्ची बने तो कमियां सरकार की। भाई जो खर्चा कर रहा है वही कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा, सरकार के खिलाफ भी लिख देते हैं ये, अगर इनको लगता है तो। ये सोचो अगर सरकार का आदमी इनमें होगा तो वो अपनी रिपोर्ट को गोलमाल करवा देगा। इसीलिए ये कहा गया कि इसमें सरकार का एक भी आदमी ना हो, 22 के 22 आदमी सरकार से बाहर के होने चाहिए। और इसकी कोशिश करते हैं कि PSC का मुखिया विपक्ष दल का हो। यानी आज अगर विपक्ष को देखें तो कांग्रेस का आदमी, वो बदलते हैं हर साल, अब तुम्हारा जब पेपर हो तब पढ़ के जाना उस साल का कौन है। तो विपक्ष के आदमी को क्यों बनाते हैं ये समझ में आ गया। सरकार की गलतियां आती हैं इसमें निकल के, कई बार बड़े बड़े, कल मैंने चारा घोटाला शायद डिस्कस किया था, वो उस टाइम के कैग नहीं पकड़ा था,
उस टाइम के जो आईएएस अधिकारी थे ना, उन्होंने निकाला था कि इस तरह से बड़े लेवल पे ये जानवरों का जो ये भूसा, चारा, तूड़ा जिसे हम कहते हैं, इसमें भी गबन कर गए थे बिहार में। तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी की जिम्मेदारी है। अच्छा, मान लो इस कमेटी में 22 आदमी हैं, इनकी समझ में ना आए कि क्या लिखा है, हमें पता नहीं चल रहा क्या एस्टिमेशन है, तो फिर ये कॉन्टैक्ट किसको करते होंगे? इसको, कैग। इसलिए कहते हैं ये निर्देशक है, ये डायरेक्शन देता है, जी ये वाला खर्चा मैंने ऐसे लिखा है, ये वाला ऐसे लिखा है, ये इसलिए गलत है, ये इसलिए ठीक। तो ये किससे मदद मांगते हैं? कैग से। क्या ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए? 2 कमेटी पढ़ ली तुमने, एक कौन सी पढ़ी? हाँ, ये किसका आकलन करती है? बजट का। इसमें सारे आदमी कहाँ से आते हैं? इसमें राज्यसभा से क्यों नहीं आते? बजट, धन विधेयक, धन का काम लोकसभा का। और ये सबसे बड़ी समिति क्यों है इसमें? 30। अस्थाई में 42 भी होते हैं, पढ़ेंगे आगे, लेकिन अगर कहें स्थाई में सबसे बड़ी तो 30 वाली। ये कब बनी थी आपकी? 50। और ये वाली कौन सी थी? अंग्रेजों के टाइम में बना दी थी ये। 1919 में एक बहुत बड़ी चीज हुई थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। 19 में 2 आदमी थे, एक का नाम था मॉन्टेग्यू, एक का नाम था चेम्सफोर्ड। आप सब जानते हैं मॉन्टेग्यू बाहर था, सचिव था लंदन में, और ये आपके यहाँ का वायसराय। इन दोनों ने 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से, रिफॉर्म्स के नाम पर कुछ काम किए। आपके नुकसान के लिए इन्होंने किया था हिंदू, मुस्लिम और सिख अलग, ये इसी सन में हुआ था। लेकिन अगर सुधारों की बात करें तो इन्होंने PAC बनानी चाहिए, ये 19 में कह दिया था अंग्रेजों के टाइम में, और इसके बाद 2 साल बाद जाके ये 1921 में सामने आई थी। तो PAC कब अस्तित्व में आई है? ये अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही है। अंग्रेज भी तो देखते होंगे ना, सही गलत ठीक किया नहीं किया। एस्टिमेशन आपने शुरू किया अपने पैसे का 50 में। PAC अंग्रेजों के टाइम से किस सुधार में आई थी? 19। लेकिन काम कब शुरू किया इसने? 21 में। ये अपनी रिपोर्ट बना के किसको देता है? कैग किसको देता है? राष्ट्रपति। 2 रिपोर्ट अलग अलग क्यों बनती हैं? एक मंत्रियों टाइप के लोगों की और एक सरकारी संस्थान। संस्थान की रिपोर्ट पे ये काम नहीं करती, इसने सिर्फ इन पे काम किया। इसका असली काम करती है जो इसकी एक दूसरे रूप में काम करने वाली कोपू, मैंने लिखा था अभी। सब कुछ सेम है, बस ये लास्ट पॉइंट अलग है। कोपू का मतलब है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। कैग सेम आदमी जो 2 रिपोर्ट बना रहा था, दोनों रिपोर्ट इसने राष्ट्रपति को दी। जो आदमियों के खर्चे की रिपोर्ट है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी को दे दी गई, और जो बड़ी बड़ी अंडरटेकिंग सरकार की है ना, सरकारी कंपनी कह लो, सरकारी कंपनी, इनके खर्चे की रिपोर्ट किसको दे दी गई? कोपू को। दोनों रिपोर्ट एक ही आदमी ने बनाई है। किसने? कैग। दोनों में आदमी भी लगभग बराबर ही रहेंगे। इसमें कितने आदमी थे? 22। इसमें भी 22। 15 + 7, 15 + 7। अब वो तुमसे पूछेंगे बताओ कौन सी, अब तुमने 3 कमेटी पढ़ी अभी भी, कौन कौन सी? PAC, कोपू और एक क्या थी? एस्टीमेट। वो कहेंगे इनमें से कौन सी कमेटी 2 जुड़वा बहनें हैं? हाँ, तुम ये गलती करोगे, कोपू जुड़वा बहन नहीं है। दोनों रिपोर्ट जाती हैं 2 के पास, इसके और इसके, लेकिन जुड़वा बहनें ये दोनों हैं। जुड़वा बहनें अलग हैं। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कौन है? PAC। और पेपर में ऐसे ही दुखी करेंगे वो, क्योंकि तुम रट के गए हो कि कोपू और PAC की रिपोर्ट एक ही आदमी ने बनाई, यही दोनों जुड़वा बहनें। ये नहीं है। कौन कौन है? एस्टीमेट और PAC। PAC किसके खर्चे डिस्कस करती है? सरकार के, मंत्रियों के। और ये क्या करती है? बजट का। इसको दिक्कत हो तो किसको बुलाती है ये? कैग को। कैग किस किस का निर्देशन करता है? इसका और इसका। इनमें से किसमें राज्यसभा के आदमी नहीं आ सकते? ये किससे संबंधित है? केवल लोकसभा से, केवल बजट से। क्लियर सबको? ये 3, ये अस्थाई हैं या स्थाई हैं? स्थाई हैं। स्थाई समितियां कितने कितने साल में बनती हैं? इनका मेंबर ज्यादातर किससे बनाया जाता है? जहां पैसे की बात होगी ना, वहां मेंबर किससे बनाए जाएंगे? विपक्ष या इसका हेड। कारण ये ना कह पाए कि भाई तुमने गलत किया। और कितनी अजीब बात है, 8 साल से इस देश में लगातार बीजेपी गड़बड़ कर रही होगी, ऐसा तो नहीं कर रही होगी, लेकिन विपक्ष में जो भी इसका हेड बनता है हर साल, वो अब तक इस रिपोर्ट को पकड़ ही नहीं पाया। ये कहीं ना कहीं तुम्हें नहीं लगता मिली भगत है? ये सब एक हैं ये।
इससे पहले 10 साल जब कांग्रेस ने पैसा खाया होगा तब बीजेपी ने आवाज नहीं की। अब 8 साल से बीजेपी पैसे में गड़बड़ कर रही होगी 100%, तो ये नहीं बोल रहे। ये इन सब की मिली भगत है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि दुनिया में कैग बनते हैं, लेकिन ये कैग अपनी रिपोर्ट सबके सामने, पब्लिक के सामने रखते हैं। आपके देश में पब्लिक को पता ही नहीं चलता क्या हुआ। रिपोर्ट किसके पास जाती है? राष्ट्रपति कहाँ रखवाता है? संसद में। तो राष्ट्रपति भी इन्हीं का बनाया हुआ, संसद भी इन्हीं की। और विपक्ष अगर चाहे तो हर रिपोर्ट को रोके, पर विपक्ष जानता है 5 साल बाद मैं भी तो आऊंगा, मैं भी सत्ता में गड़बड़ कर पकड़ा जाऊंगा। इसीलिए सब मिला जुला है। समझ में आ गया ये? अब किताब उठाओ, ये सारी चीजें देखो हैं। बस भाई पानी की जरूरत नहीं है, ये खांसी लगती है, ड्राइनेस से होती है, बार बार बोलते हैं ना हम लोग ज्यादा। चलो अब हम करेंगे पेज नंबर, पहले समितियां ही कर लें। पेज 85 पे आओ, फिर वापस पढ़ेंगे 82 की तरफ। 85 पे आ जाओ। सबसे ऊपर लिखा है वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य मिल गया? हाँ, इसमें देखना पहला पॉइंट, संसद का वित्त संसद के नियंत्रण में है। संघ का वित्त सॉरी, यानी देश का पैसा किसके नियंत्रण में है? और संसद में किसके नियंत्रण में है? लोकसभा। संसद की अनुमति के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता। जितने टैक्स लगते हैं ये किसकी मर्जी से लगते हैं? पेंशन बंद हुई तो किसकी मर्जी से हुई? सारे काम संसद करती है। और संसद में कौन करती है? लोकसभा। और लोकसभा में कौन करते हैं? जो सत्ता में बैठे हैं। तो ये सत्ता वाले कितने चालाक हैं, अपनी पेंशन बंद नहीं करेंगे। इनको सबसे ज्यादा लगा कि देश का पैसा कौन खा रही है? ये जनता, जो बेचारी पूरी जिंदगी, कोई अगर 20 साल में नौकरी लगा या 25 में लगा या 30 में लगा, अपनी लाइफ के पूरे कीमती साल, ये 40 साल, ये 35 साल और ये 30 साल, इस टाइम पे आदमी अपनी लाइफ को जी रहा होता है। जब वो पूरी लाइफ के कीमती साल सरकारी दफ्तर में गुजार देता है, उसके बाद वो चाहता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मुझे क्या मिल जाए? पेंशन। और ये पेंशन सरकार कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं करती थी, ये आपके ही पैसे जुड़ते हैं। हर सरकारी जितनी नौकरी पे आदमी है ना, उन सबको पैसा कटवाना पड़ता है, अपना एक अमाउंट। ये रूल है। आपकी सारी सैलरी आपको कभी मिल ही नहीं सकती। जिसकी जितनी सैलरी है ना, उसका एक परसेंटेज होता है, वो आपको सरकार के पास जमा करना पड़ेगा। जबरदस्ती है ये, इसमें आपका फायदा है। पुराने में क्या था? ये सारा इकट्ठा होता, 40 साल मान लो किसी ने नौकरी की, उसके बाद जब वो रिटायर होता तो सरकार उस जमा राशि का 50% उस आदमी को, मान लो किसी ने 20 लाख जोड़ लिए करते करते, अब इस 20 लाख में 50% यानी 10 लाख उसको रिटायरमेंट वाले दिन मिल जाते कि भाई ये तेरी जीवन भर की कमाई। 50% जो बच गए ना, उसकी ही फॉर्म ये बार बार थोड़े थोड़े 4,000 4,000 5,000 ऐसे पेंशन देती थी सरकार। का इसमें थोड़ा सा हिस्सा जाता था, ज़्यादा नहीं जाता था, और उतना तो सरकार को देना भी चाहिए। 40 साल से वो आदमी एक एक पाई जोड़ के सरकार की तो अकाउंट में दे रहा था। उन 40 सालों में सरकार ने उस पैसे को 100% किसी ना किसी को क्या दे दिया होगा? ब्याज पे दे दिया। सरकार ने मोटी रकम कमाई, और उस रकम को कमा के अब सरकार कह रही है कि हम पेंशन कहाँ से दें। खुद आते हैं, चाहे एक दिन के लिए आ जाएं, एक दिन के लिए आके भी हटेंगे तो इनकी तो पेंशन पक्की है। और कोई आदमी, जैसे तुम लग जाओ नौकरी पे, तुम अब से लाइफ को जीने के अगले 40 साल ही तुम्हारे हाथ में, फिर तो बुढ़ापा आएगा। तुम 40 साल तक हर महीने सरकार को एक अमाउंट दोगे, और लास्ट में सरकार तुम्हारा पैसा तुम्हें एक साथ पकड़ा देगी। पहले भी पकड़ाती थी, पर पहले बात तक देती थी कि भाई जब तक जिंदा रहोगे, कोई 20 साल जिया, कोई 30 साल जिया, सरकार देती थी। अब वो पैसा इकट्ठा मिलेगा, और इकट्ठा पैसा कभी एकदम से आते ही यूज कर लेती है कोई भी इंसान हो, कोई परिवार हो, कोई घर में लगा दिया, कोई बच्चों की शादी में, फाइनली आदमी भूखे मरने की कगार पर आता है। अपनी पेंशन बहाल रखी, आम आदमी की पेंशन खत्म कर दी, जबकि ये सारा पैसा हमारा ही है। जो ये खर्चे करते हैं ना, ये सब हमारे पैसे से हैं। ये पढ़ो इसमें जल्दी से। केंद्रीय बजट संसद के लोक सदन अर्थात लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो पैसा भी तो लोगों का ही है। नेक्स्ट पढ़ लो। सरकार की वित्तीय गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए संसद द्वारा निम्न स्थायी समितियों का, ये स्थायी क्यों है? क्योंकि ये सरकार के आने जाने से प्रभावित नहीं होती, सदा रही हैं, सदा रहेंगी स्थायी समितियां। पहला टिक कर लो, प्राक्कलन समिति, इंग्लिश में एस्टिमेट कमेटी, ये सब फाइनेंस की हैं, पैसों की। दूसरी लोक उपक्रम समिति, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, COPU लिख लो यहाँ, कोपू है ये,
कोपू, और तीसरी लोक लेखा समिति जिसे कहते हैं पीएसी, शॉर्ट में लिखते चलो। प्राक्कलन के पास लिखो 1950, ये आजादी के बाद बनी। कोपू के पास लिख लो, कोपू कब बनी थी? हाँ, इसको ध्यान से देखो, 3 समिति हैं। एक तो पुरानी पीएसी तो पहली अंग्रेजों के टाइम की, एस्टीमेट तुमने खुद बनाई, कब बनाई? 1950। अंग्रेजों के टाइम से क्या चल रही है? 1921। किस अधिनियम के तहत? 19 के। और एक क्या थी? कोपू, ये तुमने बाद में बनाई 1964। कृष्णा मेनन, इनका सुझाव था, इनकी कमेटी बनी थी कृष्णा मेनन। इन्होंने कहा था कि भाई कोपू बना लो, सरकार के खर्चे कंपनी कैसे करती हैं वो भी अलग से लिखो। यहाँ लिख लो ये तीनों के पास। प्राक्कलन के पास 1950 एस्टीमेट, कोपू के पास 1964। कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश के बाद बनी थी ये। पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस समिति की सिफारिश पर लोक लेखा उपक्रम का संगठन किया गया या गठन किया गया? तो 1964 कृष्णा मेनन समिति। और पीएसी के पास लिख लो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत 21 में अस्तित्व में आई, 1921 में बनी। ठीक है, अब आओ तुम 82 पेज पर, वापस आ जाओ 82 पर। इनके बारे में बीच बीच में बहुत सारी बातें आएंगी, मुझे बार बार नहीं बताना पड़ेगा। पेज 82 पर सबसे ऊपर पॉइंट देखो, ये कल समझाया था। कब कब संयुक्त बैठक बैठती है? कितनी कंडीशन है? 3। एक पास करे विधेयक को, दूसरी पास ना करे। एक पास करे, दूसरी 6 महीने तक बात ना करे। दोनों पास करें, राष्ट्रपति वापस भेजे, एक उसमें संशोधन करे, इसे संशोधन पसंद ना आए। ये पहली कंडीशन, दूसरी और तीसरी। तीनों कंडीशन में राष्ट्रपति क्या बुलाएगा? जॉइंट सेशन। कौन सा आर्टिकल? 108। फटाफट से पढ़ेंगे। पेज 82 पर संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा, सिर्फ राष्ट्रपति बुला सकता है, निम्न स्थितियों में। पहली स्थिति पढ़ लो, विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाए और यदि, पहली कंडीशन, दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे, मना कर दे कि पास नहीं करते। सेकंड, विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन जो चेंज किए के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हों, चेंज पसंद नहीं आया। तीसरा, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 महीने से अधिक समय तक बीत गया हो। तो ये 3 कंडीशन में क्या बुलाई जाएगी? संयुक्त बैठक। कितनी बार बुलाई गई? 3 बार। 1961 दहेज, लिख लो यहाँ ऊपर, 1961 दहेज अधिनियम। 3 कारण है, 3 बार बुलाई गई है। 1961 दहेज अधिनियम, तब तो तुम्हारे देश में नेहरू की सरकार थी। 1978 बैंकिंग अधिनियम। 77 के बाद प्रीवी पर्स का नाम सुना है तुमने? क्या है प्रीवी पर्स? जब तुम्हारा देश आजाद हुआ 565 क्या थी? देसी रियासतें। क्या ये सारी खुश थी इंडिया में आके? इनमें से आधी तो चाहती थी हम देश बन जाएं, बन नहीं सकती थी। इनको लालच दिया। 552 में से कितनी को बात समझ में आई? 549। 3 ने चिक चिक की थी, आप जानते हैं, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। इन सबको हमने बहुत सारा पैसा हर साल देंगे तुम्हें, हर साल तुम्हें मुफ्त में पैसा देंगे। मान लो 1-1 करोड़ या 5-5 करोड़ या 10-10, तुम्हें कुछ नहीं करना और उस पैसे पे टैक्स भी नहीं लेंगे। ये लालच दिया गया। अगर ऐसा ना करते तो ये 549 कभी आपके देश का हिस्सा ना बनती। ये लालच देके कि आपको हर साल हम पैसा देंगे और इसे कहेंगे प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स। अब इनको लगा भाई अच्छी बात है, वैसे भी हम क्या करेंगे, छुटपुट छुटपुट, हमें कौन मानेगा, कम से कम करोड़ों का यहाँ से एक तरह से हमारे पास पैसा आएगा, राजशाही जीवन जिएंगे। और जिए ये 1950 से इनको पैसा देने लग गए थे। और 1971 इंदिरा गांधी ने फिर ये कहा कि भाई कब तक देंगे तुम्हें पैसा, तुम्हें हमारे देश का हिस्सा बने 20 साल 21 साल हो गए और हम तुम्हारी केयर करते हैं, तुम्हारे ऊपर हम पैसा खर्च करते हैं, तुम्हारी सिक्योरिटी, सेफ्टी, ऊपर से तुम कहते हो हमें एक्स्ट्रा पैसे भी दो जिस पे टैक्स ना लगे। तो सोचो हमारा करोड़ों रुपया इनकी जेब में जा रहा था और ये राजशाही जीवन जी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, अपना नौकर चाकर, वही पुराने वाला लाइफस्टाइल। इंदिरा गांधी ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करो, अमेंडमेंट करो
और लिखो अब के बाद कोई भी प्रीवी पर्स नहीं मिलेगी और आपका हिस्सा अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी, ये भारत है और आपका हिस्सा भारत ही रहेगा। प्रीवी पर्स बंद। सोचो ये आसानी से मानेंगे या मना करेंगे? किसी को करोड़ों रुपए मुफ्त में मिलते हो और जिस पे टैक्स भी ना देना पड़ता हो तो वो तो कहेगा भाई क्यों ऐसे बंद कैसे करोगे, मैं अलग हो जाऊंगा ये वो। इसी कारण इंदिरा गांधी की इमेज खराब हुई थी और बहुत सारे बड़े बड़े रजवाड़े रियासतों ने इंदिरा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और उसी दौर में इंदिरा गांधी ने चीटिंग करके इलेक्शन तो जीत लिया 71 का। लेकिन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के ऊपर ये चार्ज लग गया कि इसने चीटिंग की है, तब उन लोगों को बोलने का और मौका मिल गया और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई कि इंदिरा सच में गड़बड़ कर रही है। अब सोचो जो लोग लोकतंत्र के पक्ष में थे वो तो सीधे आए कि जी चीटिंग कैसे कर ली, लोकतंत्र का मजाक बना दिया, डेमोक्रेसी है क्या है। जो ये लोग थे ये तो पहले से परेशान बैठे थे ना, 6-7 साल से इनके पैसे रुके हुए थे, तो ये भी तुरंत आ गए मैदान में कि हाँ जी इंदिरा की सरकार बिल्कुल बकवास है, इसने देश में ये कर दिया वो कर दिया। चारों तरफ से इंदिरा को घेरने का जब प्लान था उस टाइम इंदिरा गांधी ने क्या करवा दिया था। और इंदिरा गांधी जानती थी आपातकाल हटेगा तो ये सब फिर एक हो जाएंगे जो मेरे ऑपोजिशन में। आपातकाल के 2 साल में इंदिरा गांधी ने न जाने कितने ट्रक भर भर के इन सब का पैसा निकलवा लिया था। आज भी आप कभी घूमने जाओगे ना, बड़े बड़े जो किले हैं वहाँ गाइड की मदद लोगे तो बताएंगे जी आपातकाल में यहाँ से इतना टन भर भर के सोना जेवरात। तुम एक चीज सोचो, जब तुम आजाद हुए तुम्हारे देश में वो मालाएं और वो सोने के कड़े और वो सब पहनने वाले सच में थे, कहाँ गया वो सोना? इतनी बेशकीमती हीरे और वो सब नहीं हमारे राजा पहनते थे, वो कहाँ गया? वो सब आपातकाल में जबरदस्ती इनके महलों में घुस घुस के इंदिरा गांधी ने निकलवा लिया। और उस टाइम ना अखबार छपते थे और ना टीवी था ना रेडियो, हर चीज़ बैन कर दी गई थी ना। ये अपने हक की आवाज़ भी नहीं उठा पाए थे और हक तो खैर इनका क्या था, पर दिक्कत ये है कि वो पैसा उसके बाद भी कहाँ गया वो नहीं पता। इंदिरा गांधी ट्रक भरवा के तो ले गई, पर उसके बाद क्या हुआ? अगर इतना पैसा पता चल जाता तो देश का विकास ना हो जाता। क्या पता वो पैसा बाहर देशों में पहुंचवा दिया गया हो, क्या पता किसके अकाउंट बने हो। अब दिक्कत ये है कि इस टाइम तक लोग भी जागरूक नहीं थे। ट्रक भर भर के जब ले जाते थे ना, आज भी तहखाने हैं। हम एक बार राजस्थान साइड में गए थे तो उसने फोर्ट में वो हमें जगह दिखाई नीचे, वो खुलना बंद कर दिया सरकार ने। तो बताया 75 की इमरजेंसी में यहाँ से लाइन भर के ट्रक लगे थे और सारे ट्रक फुल। आर्मी के ट्रक नहीं होते थे भारी भरकम, ये अशोक लेलैंड वाले, ये सब भर भर के बक्सों में इतना सोना यहाँ से ढोया था। ये सरकार के पास गया, लेकिन सरकार ने उसका क्या किया वो किसी को नहीं पता। और उस दौर की कैग की रिपोर्ट भी आपको नहीं मिल सकती। यह आपातकाल का लास्ट दौर था। इस टाइम पर बहुत पैसे का गबन हुआ था, लेकिन किसने खाया ये नहीं पता। इंडिया वैसी सोने की चिड़िया नहीं था। अब वो बेशकीमती हार और गहने कहाँ हैं किसी को पता ही नहीं है। ये प्रीवी पर्स वाला मामला भी बड़ा मामला बना था 1975 से 77 के, जब ये आपातकाल लगा तब में। चलो जल्दी से इस पेज को पूरा करते हैं, बाकी कल पढ़ लेंगे। हम पहुंचे लोकसभा की शक्तियों पे ना, ठीक है। पहला पढ़ो, लोकसभा को संविधान द्वारा निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं। पहली पढ़ना विधायी, कानून बनाने की शक्ति किसके हाथ में है? लोकसभा और राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। पढ़ लो, सरकार द्वारा साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। कौन सा आर्टिकल है ये? 107, लिख लो यहाँ, ये साधारण वाला 107 है। महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। क्यों महत्वपूर्ण लोकसभा में ही? क्यों? क्योंकि लोगों की सरकार कहाँ है? लोकसभा। नीति हमारे लिए बनेगी तो लोकसभा। यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक के संबंध में मतभेद हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। कौन सा आर्टिकल है? 108। कितनी बार बुलाई? अच्छा तुम वो लिख रहे, लिख लिया था तुमने वो? पहला 1961 दहेज, 1978 बैंक से मैंने ये सारी बातें तुम्हें बता दी क्या गड़बड़ थी। 1978 के बाद 2002 पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, POTA, और यहाँ लिख लेना संसद पर हमला। इस कारण बन रहा था ये। कब हुआ था ये? 2001 में। इस कारण प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट कब लेकर आए थे? 2002 में। लेकिन ये फेल रहा था और ये बना नहीं था पोटा अधिनियम, ये कैंसिल हो गया था। 3 हमने ज्वाइंट सेशन लिख लिए, ठीक है। अब वापस आ जाओ विधायी शक्तियों पर नीचे। यदि संसद दोनों सदनों में किसी विधेयक के संबंध में मतभेद हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। कब कब बुलाई गई हैं? 61, 78, 2002। अंतिम कब थी? 2002।
20 साल पहले किस कारण बुलाई थी? एक नया कानून बनाना था, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जिस पे शक हो उसको पकड़ लें। लेकिन विपक्षियों ने कहा कि ये तो वो बन जाएगा रॉलेट एक्ट, पारित नहीं होने दिया। अगला टिक करना इसी में। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त बैठक में लोकसभा की स्थिति अपनी सदस्य संख्या के बल पर ज्यादा मजबूत होती है। तो जो सरकार चाहेगी वही होगा, क्योंकि सरकार बनती कितने वोट के, कितनी सीटों के बाद है? 272। 272 प्लस। जब ये सब अगर राजी हैं, आप ये भी जानते हो कि सामूहिक उत्तरदायित्व है। क्या एक भी आदमी सरकार के विरुद्ध जा सकता है? नहीं, बयान भी नहीं दे सकते, तो ये तो मानेंगे ही मानेंगे। अगला पॉइंट देखो, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यसभा अधिक से अधिक 6 माह तक अपने पास रोक सकती है। कौन से विधेयक को? साधारण। धन में कितने दिन? 6 महीने के बाद उसे राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। लिखो, या संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अगर इंपॉर्टेंट हो तो संयुक्त बैठक, और ना इंपॉर्टेंट हो तो राज्यसभा से ज्यादा जरूरी नहीं है। वैसे कोशिश करते हैं, दिक्कत हो तो बुला ले संयुक्त बैठक। इसके बाद वित्तीय तो तुमने पढ़ ही ली हैं, वित्तीय तो बस समझ आ जाएगी। शक्तियों तक करके विशेष शक्तियां कल पढ़ा दूंगी। ये बस 2 पॉइंट कर लो ताकि निपट जाए हमारा टॉपिक। वित्त के संबंध में लोकसभा को सभी शक्तियां प्राप्त हैं। पैसे की सारी पावर किसके हाथ में है? लोकसभा। राज्यसभा को इस संबंध में बहुत कम शक्तियां प्राप्त हैं, ना के बराबर। अनुच्छेद 109 पढ़ लो के अनुसार वित्त विधेयक केवल लोकसभा में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 109 कहता है धन विधेयक सिर्फ कहाँ? लोकसभा पेश किए जा सकते हैं। लोकसभा में पास होने के बाद वित्त विधेयक राज्यसभा को केवल सिफारिश, इनसे पूछना है या इनको सिर्फ कहना कि सजेशन दे दो, और सजेशन भी हमारी मर्जी है, माने या ना माने। सिफारिश करने के लिए भेजे जाते हैं, जिनकी स्वीकृति या अपनी सिफारिश करने के लिए राज्यसभा को कितने दिन दिए जाते हैं? 14 दिन। यदि राज्यसभा 14 दिनों तक विधेयक को अपनी सिफारिश के साथ वापस न भेजे तो विधेयक को पारित। अगर साधारण विधेयक हो तो कितने महीने? 6 महीने। लेकिन अगर धन है तो 14 दिन। अगर साधारण है तो संयुक्त बुला लेंगे। क्या धन पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? नहीं। अगली हेडिंग टिक कर लो, कार्यपालिका पर नियंत्रण शक्ति। आपके देश में कार्यपालिका मतलब क्या? कार्यपालिका का मतलब सरकार। 2 पार्ट बताए थे मैंने कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के, एक होती है परमानेंट और एक होती है टेम्परेरी। टेम्परेरी कौन होते हैं? एमपी, जो किस रूप में काम कर रहे हैं? मंत्री। परमानेंट कौन है? आईएएस। आईएएस हर चीज के क्या मिलेंगे तुम्हें? सचिव। जितने डिपार्टमेंट मंत्रियों के होंगे उतने सब डिपार्टमेंट में हमें क्या बैठे मिलेंगे? सचिव। असली काम कौन करते हैं? लेकिन नाम किसका चलता है? मंत्रियों का। जल्दी से इसको पढ़ लो। मंत्रियों को क्या रोका भी जा सकता है क्या? ये सचिव मंत्री को रोक सकते हैं? नहीं। मंत्री अनपढ़ है लेकिन पावरफुल ज्यादा। इन मंत्रियों पे फिर कौन लगाम कसेगा? किसमें हिम्मत इतनी? कौन कर सकता है ये काम? विपक्ष। अगर विपक्ष समझदार और दमदार हो ना तो आपके देश की संरचना बहुत बढ़िया है। लेकिन दिक्कत है विपक्ष इतना कमजोर है, आज तक किसी ढंग के विपक्षी ने ये काम नहीं किया। जैसे इंडिया इतना बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा, अगर ये ताकतवर है, संविधान ने इसको कह रखा है, तो ये इनको सीधा रखे। पर दिक्कत पता है क्या है? उसको पता है कि कुछ दिन बाद मैं यहाँ हूँगा और ये वहाँ। चोर चोर मौसेरे भाई, आज तुम खा लो, 5 साल बाद हम खा लेंगे। कांग्रेस बीजेपी सेम यही काम कर रही हैं। इनको भी पता है वो गड़बड़ करते हैं, वो नहीं बोलेंगे। उनको पता है ये गड़बड़ करते हैं, वो भी नहीं बोलेंगे। कौन सी रिपोर्ट इनके हाथ में गई थी? PAC। मुखिया तो यही थे ना। उस टाइम पे कह दें कि गड़बड़ है, सारी चीजें निकालो, लेकिन उस सारी रिपोर्ट को अनदेखा करके और साइन करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हर साल 5 साल हम यहाँ बैठे हैं, 5 साल बाद हम यहीं आएंगे, क्योंकि कभी ना कभी तो एक दूसरे से मन भरेगा ना। 2 ही पार्टियां, तो कांग्रेस राज करेगी या बीजेपी। बीजेपी से आपका मन भर जाएगा तो आप किसको लेकर आएंगे? कांग्रेस। फिर वो पैसे खा लेगी। आज वो इनको रोकेगी तो कल फिर वो कैसे पैसे खाएगी? ये दिक्कत है। देखो, इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इनकी जवाबदेही कहाँ है? लोकसभा। और लोकसभा में कौन क्वेश्चन उठा सकता है? विपक्ष। पर वो करते नहीं काम। आगे पढ़ना, यदि मंत्रिमंडल लोकसभा का विश्वास खो दे, कितने पर विश्वास मिल जाता है? 272 पर। इससे 1 सीट कम तो विश्वास गया। यहाँ लिख लो, जहाँ लिखा विश्वास यहाँ लिख लो 272 प्लस। बहुमत को ही विश्वास कहते हैं। तो उसे सामूहिक रूप से इस्तीफा देना पड़ता है। कितनी बार इस्तीफा दिया गया आज तक? 3 बार। वीपी सिंह, देवेगौड़ा और अटल बिहारी जी। पढ़ो आगे।
राज्यसभा में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता, क्यों, क्या कारण है? कल मैंने, हाँ, क्योंकि ये अविश्वास प्रस्ताव क्या संवैधानिक है क्या? नहीं, ये क्या है? ये दोनों ने अपने काम की कार्यवाही के लिए क्या बना रखे हैं? नियम। और किसने नियम बनाया अविश्वास का? लोकसभा। तो जिसके पास नियम ही नहीं है वो कैसे यूज करेगा? इसीलिए राज्यसभा नहीं ला सकती, उसने लिखा ही नहीं अपने लिए। ये टिक कर लो, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो और लिखो नियम नहीं बनाया। उनकी मर्जी, वो बनाए ना बनाए, उन्होंने बनाया ही नहीं। नेक्स्ट पढ़ना, कार्यपालिका पर लोकसभा निम्नलिखित रूप से नियंत्रण रखती है। पहला, अविश्वास प्रस्ताव लाकर सिर्फ कहाँ लाया जाएगा? कितने लोगों के साइन? कितने दिन के अंदर अध्यक्ष कहेगा हाँ भाई मीटिंग बैठानी पड़ेगी? 10 दिन। लिख लो यहाँ जल्दी, 50 हस्ताक्षर, 10 दिन में चर्चा। लेकिन बात में दम होना चाहिए। अभी पिछले टेन्योर में इसने, राहुल गांधी ने क्या किया? 303 सीट पे जो बैठा है आदमी, उसके खिलाफ पर्ची लिख के दे आया कि इसके ऊपर हमें क्या नहीं है? विश्वास। लोकसभा का स्पीकर हंसा और बोला 303 तो इसके हैं ही हैं, और जो इसके सहायक है 50 वो भी इसके। तुम्हारे कहाँ से हैं? तुम्हारे पास तो टोटल सीट भी 52 है, उनमें से 1-2 इसकी पार्टी में जाने को हो रहा होगा, इसलिए तुम्हारा ये बकवास है। बात ही नहीं हुई, डिस्कस ही नहीं किया गया। ये टिक कर लो, अविश्वास लिख लो यहाँ, 50 सदस्य हस्ताक्षर, 10 दिन में चर्चा। फिर पढ़ना, मंत्रियों से उसके विभागों के बारे में प्रश्न पूछकर। ये प्रश्न तुरंत बताने होते हैं इनको या टाइम दिया जाता है? हाँ, ये मंत्री, आप ये देखो, हमारे एक सुभाष चंद्र बोस और एक भगत सिंह जैसे लोग थे जिनसे इंस्टेंट लोग क्वेश्चन पूछते और खड़े होकर आंसर करते थे। ये मंत्री इतने महानालायक हैं कि इनसे कोई क्वेश्चन पूछे तो इनको बताना ना आए, आधों को तो पढ़ना ही नहीं आता। इनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो इनको 15 दिन का तो मिनिमम टाइम मिलता है, और इनको ये पता होता है कि ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे। और एक आईएएस होता है इसकी हेल्प के लिए, भाई इसका उत्तर लिख दे, मैं पढ़ लूंगा, वहां जाके 5-6 बार पढ़ के जब जाऊंगा तो वो लिख दे जी ये बोल देना, खड़ा होके वहां पढ़ देगा ऐसे ऐसे। ये हैं आपके मंत्री। असली उत्तरदायित्व क्या होता है? अगर आप पैसा इस्तेमाल कर रहे हो तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या लाइव और इंस्टेंट नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं देश में एक ऐसा सेशन कराते हैं कि भाई 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा ये मंत्री हैं इस विभाग के, इनसे जिसके मन में जो क्वेश्चन आए पूछ लो। और वो क्वेश्चन पहले से 15 दिन पहले पर्ची पे लिख के ना गया हो, ये क्वेश्चन 15 दिन में तैयार करते हैं। कितनी शर्म की बात है, तैयार करते हैं, 50 बार पढ़ते हैं, और फिर भी वहां आधे देखे सोते रहते हैं, आधों को पढ़ना नहीं आता। ये हालत है इनकी। तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर इनको 15 दिन पहले बताते हैं जी ये क्वेश्चन बताना है आपको। ये टिक कर लो। तो प्रश्न पूछकर, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, ये कल एक्सप्लेन करूंगी होता क्या है। अगला पढ़ना, विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से मंत्रालयों के कामकाज पर टीका टिप्पणी करके, इनकी आलोचना करके। कितनी बार होती है आलोचना? ये इतने बेशर्म है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, करते रहो आलोचना। अगला देखो, मंत्रियों द्वारा पेश विधेयकों को नामंजूर करके, ये बड़ा वो है, ऐसा करें तो फिर बेइज्जती होती है। बजट अस्वीकार करके, इससे तो सरकार भी गिर सकती है। लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। अगले पॉइंट की सेकंड लाइन टिक करना, जब राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित करे तो लोकसभा की उस पर स्वीकृति आवश्यक है। क्यों? नहीं, इसीलिए क्योंकि वो उपराष्ट्रपति है और उसको 2 ने बनाया था, लोकसभा और राज्यसभा। काम वो किसका कर रहा था? राज्यसभा। लेकिन बनाते टाइम तो लोकसभा भी थी, इसीलिए हामी जरूरी है। चलो कल इनको एक्सप्लेन करूंगी।